नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। तो सेठ लोगों, यो है आज की बोली जो 15,000 से शुरू हुए हैं। तो लगाओ 16,000, 17,000 और बढ़ो 25,000। ये बात 25,000 से आगे कोई है कि निकल गई सबकी हवा? तो ये सौदा 25,000 में तय हुआ। आजा हुकुम, ले जाओ। तो आज की बोली यो रही 25,000 की, और यो है आज की दूसरी बोली 16 साल की छोरी। देख रहे हो ऊपर से नीचे तक, लगा बोली 5,000। तो आज की यह बोली दोनों माँ बेटी का 45,000 में सौदा तय हो गया। मासा, छोरा, हुकुम, बस एक आखिरी एहसान कर दो ना हमारे पे। हमारे छोरे ने भी साथ ले लो ना। इसमें खरीदने के लिए आपने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये तो मुफ्त में आ जाएगा। आपने सब्जी, कपड़े, जानवर और रोजमर्रा की जरूरतों का बाजार लगते अक्सर देखा होगा, लेकिन आज 21वीं सदी में इस तरह से एक औरत और एक नाबालिग की बोली लगते हुए नहीं देखा होगा। 2020 में भी समाज की कथनी और करनी में भयानक अंतर दिखाई देता है, जो उन सारे दावों की पोल खोल देता है कि आज औरतें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो औरत को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं, जिसके हिसाब से औरतों के पास सिर्फ कर्तव्य है, अधिकार नहीं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, खाओ। आओ। सामान वामान सब रख दो यहाँ पर, ठीक है? आज से तुम तीनों यही रहोगे। पर हुकुम, ये घर किसका है? अरे घर किसका वो छोड़ो ना, तुम लोग सब यहाँ सामान वामान रख दो। वैसे हुकुम, ये घर तो बहुत साफ सुथरा है, अच्छा है। काम का भी बता देते तो। आधार कार्ड है तेरे पास? हाँ है, पर आधार कार्ड क्यों? ला दी मुझे, दे। आ जा बेटा, बैठ। मैं एक काम करता हूँ, घर का कुछ ज़रूरी सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो। मासा, अपने आधार कार्ड देने की क्या जरूरत थी? बोल देते ना नहीं है। ये छोरी, हमारा दिमाग नहीं चला ना उस वक्त। उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। दिमाग ना चला मतलब? थारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम यहाँ हैं। क्या जरूरत है आधार कार्ड देने की? तो छोरे, शांति रख। वहाँ कौन से मजे में थे? अरे ना काम था ना खाने को था। हम दोनों ने ना भूखा नहीं मारना चाहती थी, इसलिए यहाँ आने के लिए राजी हो गई। और तुम दोनों मने खामखा में सुना रहे हो। चलो कोई ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अब तो तुमने आधार कार्ड भी दे दिया, अब तो मैं ऐसे भाग भी ना सकते। हाँ, ये तुम लोगों के लिए कपड़े और कुछ जरूरत का सामान लाया हूं। बेटा, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, और मैं तुम लोग के लिए मोबाइल भी लाया हूं, तीनों के लिए, ठीक है? और ये फाइल तेरे लिए। हाँ, एक भूल गया, ये आधार कार्ड। मासा, ये फोन तो नया है। कम। हाँ, ये सब आपने हमारे लिए किया? बिल्कुल। अब ये मोबाइल फोन दे दिया है तो इसमें अपना फोन नंबर भी दे देते तो। वो सब बाद में, पहले मुझे तेजस्वी का गिफ्ट तो देने दो। ये लो बेटा, तेरे लिए, जा खेल। अरे
ऐसे क्या देख रही है? साड़ी पहन के नहीं दिखाएगी मुझे? जा उस कमरे में जा। और तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा उस कमरे में कपड़े बदल के आ, जा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? 45,000 दिए हैं तेरे और तेरी बेटी के लिए। नई साड़ी, मोबाइल, रहने को घर, ऊपर से खर्चा अलग। वसूलना तो बनता है ना। वसूलना? ये आप ये कह रहे हो? कब मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई। मरे जाने दो। मासा, देखना कैसी लग रही हूँ। पायल उतार दे ये कपड़े और अपने पुराने कपड़े पहन ले। क्यों? हर सवाल का जवाब देना जरूरी ना है। तन्ने मुंह फुला के बैठना है ना, तू बैठ। मारे तो घूमने जाना है, मैं चल। पायल तू सुन नहीं रही मैं क्या कह रही हूँ? पायल मेरा हो गया, मुझे मत दो। एक बात पूछनी थी। रोज रात में तो आप हमारे साथ तो रहते नहीं, तो फिर कहाँ जाते हो? तो तू अब मुझसे सवाल करेगी? ना हुक्म, क्यों बात नहीं। बस मैं तो ये जानना चाह रही थी कि अगर हमारे साथ नहीं रहते तो फिर किसके पास जाते हो? औकात में रह तू अपनी। खरीदा है मैंने तुझे, खरीदा है। शादी नहीं हुई हमारी जो बीवी का नाटक कर रही है तू। ये तो जानना चाहूं कि शादी कब करोगे? सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मासा, कहाँ जा रहे हो? यो देखने कि शरीफ आदमी रोज रात में आखिर जाता कहाँ है। कहाँ गई थी तू? बाजार गई थी। ये लोग कौन है? चल अंदर जा, जा। हाँ, मगर ये है कौन? चल बताता हूँ, चल चल। अब समझ में आ गया कौन है ये लोग? या डिटेल में समझाऊं? मासा चलो यहाँ से, चलो। चल निकल यहाँ से। अब दोबारा कभी यहाँ दिखाई दी ना, जान से मार दूंगा मैं। मिश्रा, मुझे पता लगा है पॉलिटिकल फंक्शन में तुमने फोर्स कम भेजी, ऐसा क्यों? सर बाकी की फोर्स मैंने सिविल हॉस्पिटल में भेजी है। सर, गौतम नगर के पीछे वाले एरिया में एक डेड बॉडी मिली है। चलो गाड़ी निकालो। महेश, आरती, चलो। मारी मासा, सब मारी मासा और दीदी पता नहीं कहाँ चली गई है। सब उन्हें ढूंढना। घबराओ नहीं, आराम से बताओ क्या हुआ तुम्हारी मासा और दीदी को? हमारी मासा और दीदी 2 दिन पहले घर से निकले थे, अब तक वापस नहीं आए। घबराओ नहीं, हम ढूंढ लेंगे तुम्हारी मासा और दीदी को। दामिनी, बच्चे को पानी वानी पिला के इसे शांत करो, इसकी स्टेटमेंट ले लो। जाओ बेटा दीदी के साथ। मिश्रा चलो।
सॉरी तो पर बॉडी पर चाकू जैसे किसी चीज से वार किए गए, लेकिन इतने सारे पीठ पे, गले पे, चेहरे पे, हाथों पे। मल्टीपल स्टैबिंग। मारने वाला इस हद तक नाराज था, इस हद तक नफरत था, कौन हो सकता है? शायद इसका कोई चाहने वाला या फिर इसका पति। बापू नहीं है हमारा, कुछ साल पहले मर गए थे। मासा और दीदी है, और कुछ टाइम पहले वो हुकुम हमारे को यहाँ ले आए। हुकुम कौन? पूरा नाम क्या है उनका? नाम तो ना पता हमारे को, सब उन्हें हुकुम ही कहते हैं। कहाँ से ले आए थे वो तुम्हें? सर पहनावे से तो लग रहा है कि राजस्थानी है। खून भी सूख चुका है, बॉडी जिस कंडीशन में है देखकर लगता है कि मर्डर 2-3 दिन पहले हुआ। मासा परसों सुबह घर से निकली थी, और जब वो वापस नहीं आई तो अगली सुबह पायल दीदी उन्हें ढूंढने चली गई, और आज पायल दीदी भी घर नहीं आई। मोबाइल फोन है दोनों के पास? हाँ, पर कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, पर दोनों का फोन बंद आ रहा है। सर हमने आसपास अच्छे से चेक कर लिया, पर कहीं कोई मोबाइल, पर्स, आईडी या मर्डर वेपन वगैरह कुछ भी नहीं मिला। सर बॉडी पे जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है, रेप नहीं हुआ है, बाकी रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा। मिश्रा, बॉडी की फोटोग्राफ लो और आसपास के थानों में सर्कुलेट करा दो, शायद इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। यो हमारी मासा है और यो पायल दीदी। बेटा, अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाली हूँ, घबराना नहीं। ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि यही तुम्हारी माँ है? मासा, यो हमारी मासा है। इन्हें क्या हुआ दीदी? मासा को क्या हुआ? मासा ऐसे ले शांत हो जाओ। मासा जागो, मासा, मासा, मासा। सर आज तक अपने करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। एक 12 साल के लड़के को अपनी माँ की बॉडी की शिनाख्त करनी पड़ी। मिश्रा, जाहिर सी बात है, इस बच्चे तेजस्वी का सदमा बहुत गहरा है, हम चाह के भी इसका दुख कम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसकी माँ रेवती को इंसाफ दिलाकर, बहन पायल को सही सलामत ढूंढकर हम इसका दुख कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पता करना होगा ये हुकुम है कौन, जो रेवती और पायल को राजस्थान से खरीद कर इन तीनों को यहाँ कानपुर में लेके आया, मकान दिलाया, कपड़े दिलाए, मोबाइल फोन दिलाया। मिश्रा, तुम एक काम करो, पता करो ये तीनों नंबर किसके नाम पे रजिस्टर हैं। शायद इसी के जरिए हम उस हुक्म तक पहुंच पाएं और पायल को सही सलामत ढूंढ पाएं। ठीक है सर। सर तेजस्वी ने हुकुम का ये स्केच बनवाया। महेश सर पता करो रेवती के घर के आसपास कहीं सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज चेक करो, देखो क्या ये आदमी रेवती के घर के आसपास चक्कर लगाता दिखाई दे रहा है। अगर नहीं तो उसके आस पड़ोस में पड़ोसियों को सबको ये स्केच दिखाओ और इसके बारे में जितनी डिटेल मिले सब पता करो। सर ऐसा भी हो सकता है कि रेवती का मर्डर इस हुकुम ने किया हो, क्योंकि सर तेजस्वी ने बताया था कि जब से रेवती गायब हुई है ये हुकुम भी उसके घर के आसपास नजर नहीं आया। ये रेवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? सर अभी सरकारी हॉस्पिटल में हड़ताल चल रही है, शाम तक खत्म हो जाएगी। सर कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद भी है। सर, रेवती, पायल और तेजस्वी तीनों के भी नंबर्स रेवती के नाम पर रजिस्टर्ड है। फोन और सिम कार्ड तीनों भी अलग अलग जगह से खरीदी गई हैं और एड्रेस प्रूफ में राजस्थान के एड्रेस का आधार कार्ड दिया गया है। इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स में ये हुकुम का नंबर जरूर होगा जिसकी रेवती से बात होती होगी। सर रेवती के कॉल रिकॉर्ड्स में तो बस 2 ही नंबर मिले हैं, एक पायल का और दूसरा तेजस्वी का। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं है। ये पायल और तेजस्वी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हो सकता है उनमें से कोई एक नंबर हुकुम का हो। यस सर, पायल के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे नंबर्स मिले हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर्स किसके हैं। इतने नंबर्स में से एक नंबर तो हुकुम का जरूर होना चाहिए। एक काम करो, उस बच्चे तेजस्वी को लेकर आओ। यस सर। बेटा तेजस्वी, आपको पुलिस स्टेशन में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए हो तो बता दें। साहब, पायल दीदी मिली? नहीं बेटा, अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी मिल जाएगी। तेजस्वी, हमने कुछ नंबर्स हाईलाइट किए। ये ब्लू कलर में जो नंबर हाईलाइट किए हैं जरा इन्हें देख के बताओ, ये किसके नंबर हैं? पता नहीं साहब, पर ये शिव और लाखन के ही होंगे, क्योंकि हमारे से अलग दीदी इन दोनों से बातें करती थी। बेटा ये दोनों रहते कहाँ पर हैं? घर तो नहीं पता साहब, पर हमारे घर के आसपास ही देखा है मैंने इन्हें। इन्हें देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ।
वो दोनों है। साहब, हम और पायल दोस्त थे। वही हमको बताई थी कि उनके यहाँ जो एक आदमी आता था उसको ये सब हुक्म करके बुलाते थे। क्या यही है वो आदमी? हाँ साहब, यही है। तुम दोनों पायल से दोस्ती का नाटक कर रहे थे ना? चल क्या रहा है ये सब? कहाँ गायब है पायल? क्या जाने कहाँ है साहब, हम खुद उसे 2 दिन से खोज रहे हैं। और तू कितने दिन से खोज रहा है पायल को? तू भी तो उसे फोन करता था ना? दोस्त है उसका। काहे की दोस्ती साहब, वो तो हमको घास भी नहीं डालती थी। सारा दिन फोन करते रहते थे मगर फोन नहीं उठाती थी। वो तो सब सिम को ही बढ़ावा देती थी बस। दोनों का बराबर चुम्मा चाटी चलता था साहब। हम भी समझ गए थे कि वो भी दुनिया के जैसी है। हम विकलांग को काहे चुनेंगे? टुकुर टुकुर का देख रहा है बे? तू तो सब जानता है ना, बताता काहे नहीं सबको? बच्चे से नहीं मुझसे बात कर। क्या कह रहा था? पायल तुझे घास नहीं डालती थी, इसीलिए तूने पायल को गायब कर दिया। हम कुछ नहीं किए साहब। साहब ये सही बोल रहा है। पिछले 1 महीने से हमारा प्यार था, फोन पे बातचीत, मैसेज खूब चल रहा था। ये देखिए साहब, वो खुद भी हमको मैसेज करती थी। क्या पायल ने तुम दोनों को ऐसा कुछ बताया था जो उसके गायब होने की कोई खास वजह बन सके? बताई तो नहीं थी साहब, पर हम खुद देखे थे उसके साथ जो हुआ था, तो वो भी उसके माँ के सामने। कब हुआ था ये? अब पायल के गायब होने के 1 दिन पहले। हम समझ गए थे उसके साथ जो कुछ हुआ है सबका उस पर बहुत बुरा असर हुआ होगा, इसलिए मुझसे मिलना चाह रहे थे, उसे थोड़ा सांत्वना देने के लिए। बेटा तेजस्वी, तुम्हें इस बारे में पता था? नहीं माँ साहब, दीदी ने मैंने कुछ ना कही। तो तुम दोनों ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा जिसने पायल का रेप किया था? नहीं साहब। अब तो हम सब कुछ बता दिए, जाएं क्या? नहीं, तुम दोनों तब तक नहीं जा सकते जब तक ये साबित ना हो जाए जो कहानी तुमने सुनाई है वो सच है, और पायल के गायब होने में तुम दोनों का कोई हाथ नहीं। लेके आओ। सर, रेवती के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज आ गई है, जिसमें ये हुक्म साफ साफ दिखाई दे रहा है। पॉज करना, प्ले करो। ये बाइक के नंबर प्लेट पे जूम करना था। अब यही आदमी हमें इस हुक्म तक पहुंचाएगा। आरटीओ से इस बाइक की डिटेल्स निकलवाओ। ये जो कोई भी है इसे उठा के ले आओ। सर, हमारा नाम गोपी है और ये आदमी हम ही है। ये हमें पता है। अब उसके बारे में बता जिसके गले लग रहा है। साहब, ये हरीश यादव है, हमारा पुराना दोस्त। बहुत साल से हम एक दूसरे के टच में नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले जब हम उसको देखे तो मिल लिए और 4 बातें हो गई। अबे, और आगे हो क्या? अंधा है क्या? दिखता नहीं है? अरे क्या बात है हरीश, मेरा भाई। कैसा है यार? बढ़िया यार, तू बता कैसा है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब 2 मिनट की बस मुलाकात थी साहब, बस। कहाँ रहता है तेरा ये हरीश यादव? बचपन के दोस्त हैं ये। पहले वो सुमन विहार में रहता था। अभी कुछ दिन पहले जब हम वहाँ गए तो पता चला बहुत पहले ही वहाँ से कहीं शिफ्ट हो गया है। अभी कहाँ शिफ्ट हो गया साहब ये हमको नहीं पता। इतने साल बाद मिला, उसे नया पता नहीं मांगा? फोन नंबर तो होगा? नंबर मांगे थे साहब उससे, लेकिन वो टाल दिए। वो ना देना चाहते होंगे तो हम फिर जोर भी नहीं डाले। फिर साहब वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो साहब हम जितना जानते थे हम सब बता दिए। अब हम जा सकते हैं। मिश्रा, इसके एक फोटो ले लो रिकॉर्ड में रखने के लिए। गोपी के जरिए हरीश यादव तक पहुंचने की पुलिस की उम्मीद जाया हो चुकी थी, और इसी बीच पुलिस ने तेजस्वी को एक एनजीओ में रहने के लिए भेज दिया, जहां से वो अपनी बहन के मिलने की उम्मीद में हर रोज फोन करता था। लेकिन फिलहाल पुलिस के पास उसे सांत्वना के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं। पुलिस चारों तरफ अपने हाथ पैर मार रही थी, और फिर अचानक उन्हें पायल के बारे में पहली लीड मिली। आपके पड़ोसी विष्णु यादव के यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं कुछ समझा नहीं। अरे सर, उन्होंने 16-17 साल की लड़की को घर में कैद करके रखा है, वो भी बिना कपड़ों के, सिर्फ चादर में। हमने खुद देखा है उसे खिड़की पर खड़े हुए।
जिस लड़की को उन्होंने कैद कर रखा है उसी को खिड़की पे हवा खाने खुला छोड़ दिया। अरे मैडम, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम यहाँ पे अपना समय खराब करने नहीं आए हैं। दामिनी, ध्यान से देखो, यही थी वो लड़की? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल यही लड़की थी। जी कहिए। साइड मिश्रा, घर का कोना कोना छान मारो। सर बताएंगे आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप हमें अपना काम करने दीजिए। पर हुआ क्या है? क्या चाहिए आप लोगों को? सब पता चल जाएगा। क्या बात है भैया? पुलिस आपके घर में क्या करी? अरे बता नहीं रहे कुछ। जिसे हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो खुद ब खुद चल के हमारे पास आ गया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोलना क्या चाहते? हरीश यादव और हुकुम। क्या लगते हो तुम इनके? मैं इनका छोटा भाई हूँ, यहाँ पास 2 मकान छोड़ के मैं रहता हूँ। पर आप ये बताइए कि बात क्या है? अब पूछेंगे हम और बताएगा तू। तेरे लिए तो कई सवाल हैं हमारे पास। क्या? कैसे सवाल? जैसे कि पायल कहाँ है? यही थी ना? कहाँ छुपा रखा है उसको? पायल? पायल भला यहाँ पर क्या करने आएगी? और हम क्यों छुपाएंगे उसको? कुछ दिन पहले प्रताप नगर में किसी लड़के के साथ देखा था मैंने उसको। अब पता नहीं उसका अता पता क्या है, मुझे नहीं मालूम। अता पता सब मिल जाएगा। दामिनी, हरीश के घर की भी तलाशी लो। एक मिनट, ये चल क्या रहा है इंस्पेक्टर साहब? बताएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं मिला तो इसे परेशान करेंगे आप? भैया एक मिनट, लेने दीजिए तलाशी इनको। जब वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा इनको तसल्ली होगी तब। वैसे भी हम कुछ कहेंगे इनको, हमारी बात सुनने नहीं वाले। क्यों नहीं सुनेंगे? तू अगर सच बोलेगा जरूर सुनेंगे। अब सीधी तरह से ये बता कि रेवती और पायल को राजस्थान से क्यों खरीद के लाया था? ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप सर? सर मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ भैया, आप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हमारे यहाँ पर सारे राज्य के मजदूर आते हैं। रेवती भी आई थी कहीं से मजदूरी के लिए। ये पास वाली बिल्डिंग में हमारा काम चल रहा था, मंदी की वजह से उसे बंद करना पड़ा हमें। सर मेरी शराफत देखिए, रेवती दो बच्चे लेकर आई थी ना, उसे मैंने प्रताप नगर में घर दिया रहने के लिए, राशन भरवाया उसके लिए, सब कुछ किया। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तू तो बहुत दयावान निकला। अगर इतनी ही दया थी तो जब रेवती 2 दिन से गायब थी तो थाने आया क्यों नहीं उसके बारे में पता करने के लिए? 2 दिन तो मैं वहां पर गया भी थी, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सब उसके बारे में? और सर आज मैंने अखबार में पढ़ा कि उसका मर्डर हो गया। सर पायल वहाँ भी नहीं मिली। हमखा आप लोग। विमला जी, हमें उस घर में ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे उन्होंने कैद करके रखा। इनफैक्ट हमने उस कमरे में भी देखा, वहां पर भी कोई नहीं था। सर ये दोनों भाई ना बहुत धूर्त और मक्कार है, झूठ बोल रहे हैं वो। सर आप उस पागल औरत विमला की बात पर भरोसा कर रहे हैं? आप उसे पायल की जगह किसी और की फोटो दिखा देना, तब भी वो यही कहती। क्योंकि सच तो ये उसने किसी लड़की को देखा नहीं आपस में, वो बस हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। सर हम ठीक बताते हैं आप। ये जो औरत है ना विमला, उसका पति है प्रदीप, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाता है वो भी। अब सेम प्रोफेशन है हमारा और उसका। अब ये दोनों मियां बीवी चाहते हैं कि हम बदनाम हो जाओ, हमारा सारा का सारा काम धंधा इन लोगों को मिल जाए बस। ये बताओ गोपी को कैसे जानते हो? गोपी? अच्छा गोपी मेरा पुराना दोस्त है, पर उसका इस केस से क्या लेना देना? मतलब मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। अपने इस पुराने दोस्त से कब मिला था आखिरी बार? तू आखिरी बार मैं प्रताप नगर में मिला था उससे। सर एक बात बताऊँ, आपकी अगर तलाशी हो गई है, पूछताछ पूरी हो गई है, तो प्लीज हमें थोड़ी बहुत शांति दीजिए सर। हम शरीफ लोग हैं। मेहरबानी कीजिए साहब। हाँ प्लीज। ये हरीश यादव का कच्चा चिट्ठा निकालो, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल रिकॉर्ड सब निकलवाओ, और ये विमला ठाकुर की क्या कहानी है पता करो। सर विमला ने यादव परिवार पे जितने भी इल्जाम लगाए थे सारे के सारे बेबुनियाद हैं। वो ये काम उन दोनों भाइयों को फंसाने के लिए कर रही थी। यानी कि विमला ने किसी लड़की को खिड़की में देखा है, ये बात झूठ भी हो सकती है? हो सकती है सर। चाहे ये लड़की वाली बात झूठ भी हो, लेकिन फिर भी इन यादव भाइयों के बीच कुछ तो चल रहा है। मैंने नोटिस किया जब हम हरीश और विष्णु से बात कर रहे थे तो हरीश की बीवी बीना यादव कुछ घबराई हुई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई है नहीं? सर अभी तक हड़ताल कंटिन्यू चल रही है। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उनका कहना है कि जैसे ही हड़ताल खत्म होगी वो हमें रिपोर्ट भेज देंगे।
ये हरीश के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से कुछ पता चला कि मर्डर के समय वो कहाँ पर था? सर कुछ खास तो पता नहीं चला। सर अगर थोड़ी समय के लिए मान लेते हैं कि रेवती का मर्डर 26 फरवरी को, सर उस टाइम इनफैक्ट उसके एक दिन बाद 1 बजे तक हरीश के फ़ोन की लोकेशन उसके घर की ही थी। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि हरीश ने अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए मोबाइल घर पर छोड़ दिया हो और कुछ सस्पिशियस जो कॉल रिकॉर्ड से निकला हो। गोपी हमसे झूठ बोल रहा था सर। उसके पास हरीश का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, लेकिन हरीश के कॉल रिकॉर्ड सच्ची कहानी बयान कर रहे। गोपी पिछले 1 महीने से हरीश से बात कर रहा था। उठा के लाओ इस गोपी को। सब ये बोल के छुट्टी बोला बता दो साहब। एक दिन हरीश को प्रताप नगर में देखे तो हम हैरान हुए कि वो यहाँ कर के रहा है, क्योंकि साहब वो तो कानपुर की बहुत बढ़िया कॉलोनी में रहता था। तो साहब हम उसके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी है। फिर एक दिन हम जानबूझकर उससे ऐसे टकराए जैसे कि अचानक मिले। बढ़िया यार, तू बता कैसा है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। प्रताप नगर में क्या कर रहा है? अरे काम से आया था मैं। काम से मतलब दोस्त कोई है? कई बार देखा तेरे को उस राजस्थानी औरत के आते जाते। क्या चल क्या रहा है? वो गरीब औरत है यार, पति नहीं, 2 बच्चे हैं, तो थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ यार, बस इंसानियत के तौर पर यार। तू तो जानता मैं शादीशुदा हूँ। अब हरीश अच्छी तरह जानता था कि वो हमको मना नहीं कर सकता, नहीं तो हम उसकी पोल खोल देंगे। तो हम उससे पैसे हटने लगे। फिर हमको लगा कि पैसे से ज्यादा हमें और भी कुछ मिल सकता है। अरे ये रहन, तुम अपने कमरे में जाओ, ठीक है? सब आप यहाँ क्या कर रहे हो? हैरान क्यों हो रही? बताया नहीं क्या हरीश तुमको? हाँ आप जाओ यहाँ से। आओ इधर बंद कर। हम अम्मा कसम खा के कह रहे हैं साहब, हम सिर्फ एक ही बार सोए थे उसके साथ। रेप कहते हैं उसे, और जब दूसरी बार रेवती ने तेरा शिकार होने से मना कर दिया तो तूने उसे मार डाला। भगवान सब नहीं मारे साहब, क्योंकि तुम्हारा की तो नौबत ही नहीं आई इससे पहले। वो मैं क्यों मारूंगा सर उसको? मेरा तो रेवती के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर नहीं चल रहा था, तूने रेवती को अपनी हवस मिटाने के लिए खरीदा था, और न तू सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था बल्कि औरों से भी रेवती का इस्तेमाल करवा रहा था, जैसे कि गोपी। झूठ बोल रहा है सर, वो कभी ना एक नंबर का। रेवती ने मुझे बताया था कि वो गोपी ताक झाक करते हुए उसके घर तक गया था और उसे अकेला देखकर उसके साथ जबरदस्ती की। वो बिल्कुल टूट गई थी सर। मैं तो यहाँ तक सोचा कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो शायद उसका दुख कम हो जाए, लेकिन मैं ऐसा करता इससे पहले कि वो गायब हो गई सर। और 2 दिन बाद अखबार में खबर मिली कि उसका मर्डर हो गया। आपको बता नहीं सकता कितना झटका लगा मुझे सर। अगर इतना ही बड़ा झटका लगा था तो तू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया उसके बारे में पूछताछ करने के लिए? ना ही तूने उसके बच्चों की सुध ली। पायल और तेजस्वी को ढूंढने में प्रताप नगर गया था, और वो दोनों वहां नहीं थे, चले गए थे कहीं। और आप ही ने तो बताया कि पायल लापता है। अब तक तेजस्वी का भी पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं सर कहाँ होगा, कैसा होगा। बड़ी चिंता हो रही है मुझे उसकी। उसकी चिंता मत कर, वो जहां कहीं भी है सुरक्षित है। सर आपने इस हरीश को जाने क्यों दिया? साफ साफ दिख रहा है सर सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। समझ तो मुझे भी आ रहा है मिश्रा, लेकिन इस हरीश के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। सर ऐसे तो सबूत शिव और लाखन के खिलाफ भी नहीं है। छोड़ दो उन्हें। लेकिन सर देखो मिश्रा, इन तीनों का कनेक्शन पायल से है, तो पायल जरूर इन तीनों में से ही किसी एक के पास होगी। ये जानने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही होगा। सर मुझे लगता है कि हमें यादव परिवार की औरतों से भी बात करना चाहिए, क्योंकि अगर ये विमला सच बोल रही है, मेरे ख्याल से इन औरतों को भी कुछ ना कुछ पता होगा। नहीं मिश्रा, मुझे नहीं लगता यादव परिवार की औरतें अपना मुंह खोलेंगी। मुझे तो वो भी विक्टिम ही नजर आती हैं। क्या बनाया तूने? ना नमक है ना मिर्च, एक खाना नहीं बनता तुझसे। खुर क्या नहीं है? ये नीचे कर। और ये सर पर घूंघट क्यों नहीं है? हाँ, और गलती करना चाहती तू? बस अब बहुत हुआ।
हाँ जी बोलिए। क्या? एक मिनट रुकिए। सर एनजीओ से फोन है, तेजस्वी का कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने आसपास बहुत ढूंढा, कहीं मिल नहीं रहा। व्हाट? तेजस्वी के नंबर पे कॉल करो। सर उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मिश्रा, इससे पहले कि तेजस्वी के साथ कुछ गलत हो जाए हमें उसे ढूंढना होगा। चलो। तेजस्वी, घबराओ नहीं, बैठो। चलो पानी पियो। आराम से बेटा, आराम से। अच्छा ये बताओ, तुम एनजीओ से भागे क्यों? मैंने पायल दीदी का फोन आया था। पायल दीदी को क्या कहा उन्होंने? कितने दिन कहाँ थे वो? इतनी बात नहीं हुई, बस इतना कहा कि शिव की मदद से हम गाँव वापस जा रहे हैं। और रात को 11:30 बजे कमला विहार के पास आने को कहा। मैं वहाँ एनजीओ से भागकर वहीं गया था। मैंने उनका बहुत इंतजार किया पर वो वहाँ नहीं आई। हमारी दीदी को ढूंढ लो सब, हमारी दीदी को ढूंढ लो सब। चिंता मत करो, बैठ जाओ, हम तुम्हारी दीदी को ढूंढ लेंगे। मिश्रा, ये शिव जहाँ कहीं भी है उसे खोद के निकालो और पायल के फोन पे कॉल करो। उसका कोई पता नहीं, उन्होंने कोई और नंबर से कॉल किया था। तो फिर किस नंबर से किया था? उन्होंने ये नंबर से कॉल किया था। किसका नंबर है? पता नहीं। कॉल करो इस नंबर पे। बेल तो कहीं आसपास ही बज रही है। दामी, तुम यहीं रखो इसके पास। आओ मेरे साथ। सर 27 मई की शाम को पायल अपनी माँ रेवती को ढूंढने के लिए हमारे घर पर आई थी। फिर हरीश ने बोला कि वो उसकी माँ को ढूंढेंगे और फिर ये भी बोला कि जब तक उसकी माँ नहीं मिलती है पायल हमारे घर पर रह सकती है और अपने छोटे भाई को भी ला सकती है। मगर ये सब वो सिर्फ उसे बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहा था। उसके बाद हरीश ने विष्णु के घर में ले जाकर पायल को कैद कर दिया। शुरू में मैं भी पायल से बहुत नाराज थी क्योंकि उसकी माँ रेवती की वजह से मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ रही थी। उस दिन जब वो खिड़की के सामने विमला से मदद मांगने के लिए गई थी तब मैंने ही उसे पीछे खींचकर खिड़की के सामने अपना गुस्सा निकालने गई थी। मगर उसकी हालत देखकर पायल के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। कौन? जिसने रेवती की आंखों के सामने पायल का रेप किया वो विष्णु था। अगर पायल विष्णु के घर पे थी तो हमें उस दिन क्यों नहीं मिली जिस दिन हम विष्णु के घर पे पायल को ढूंढने गए? क्योंकि सर हरीश ने आपकी गाड़ी को विष्णु के घर के सामने खड़े होते देख लिया था। इससे पहले कि आप घर के अंदर जाते वो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर गया। काफी पहुंचे हुए हैं दोनों भाई। ये पायल अभी भी आपके घर में है? नहीं सर, मुझे पता था कि आज हरीश और विष्णु घर लेट आने वाले हैं, इसलिए मैंने पायल को भगाने का प्लान बनाया। उसे अपना फ़ोन दिया और उसने अपने बॉयफ्रेंड शिव और अपने छोटे भाई को फ़ोन करके ये बोला कि वो कमला विहार मतलब मेरे घर के पास रात को आ रहे। उसके बाद क्या हुआ? 11:30 बजे वो घर से निकली और उसके जाते ही आधे घंटे बाद हरीश और विष्णु घर आ गए। जब उन्होंने देखा कि वो घर से भाग गई है तो वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल गए। सर अगर उन दोनों ने उसे ढूंढ लिया तो उसे जान से मार देंगे। सर प्लीज आप कुछ कीजिए सर, इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढे आप प्लीज उसे बचा लीजिए। आप चिंता नहीं करो मिश्रा, चलो। सर इंडस्ट्रियल एरिया के पास वाले जंगल में एक जवान लड़की की लाश मिली है। व्हाट? और इसे भी रेवती की तरह किसी धारदार हथियार से मारा गया। सर इसकी बॉडी पे भी बहुत सारे जख्म हैं। बॉडी चेक करो। यस सर। सर
मर्डर के पहले रेप हुआ ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर रेप हुआ ज़रूर है क्योंकि शरीर और प्राइवेट पार्ट पे निशान है। मिश्रा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और ये विष्णु और हरीश जहां कहीं भी हो उठा के ले आओ। सर मैं सब सच बताता हूँ। पायल भाग गई थी, हम लोग डर गए थे। हम दोनों भाई बाहर जाकर पायल को ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढा सर, लेकिन वो नहीं मिली, तो थकार के हम लोग वापस आ गए थे। वापस आ गए? बोला था ना, झूठ मत बोलना। इतनी रात को सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक गाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हुए दिखाई दी, जो गाड़ी तुम दोनों की है। और इतना ही नहीं, उस गाड़ी में खून भी मिला है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो ही जाएगा कि वो खून पायल का है, उस पायल का जिसे तुम दोनों भाई दिन रात रेप करते रहे। उसकी बॉडी, कपड़े, तुम्हारा डीएनए एक बार अगर मैच हो गया ना, तुम्हारा बाप भी सच बोलेगा। सर हमने रेप किया सर, लेकिन मारा नहीं सर। ये सच है सर। पायल उसकी माँ को ढूंढते हुए हमारे घर आई सर, हमने उसको अपने घर में कैद कर लिया सर। आगे बोल। उसका फोन छीन कर उसको ऑफ कर दिया ताकि वो बाहर वालों से कांटेक्ट में नहीं रह सके। एक गुनाह तो कबूल कर लिया तुम दोनों ने, अब मर्डर के बारे में भी सच बोल दो, वरना इसे देख रहे हो ना मिश्रा, खाल उधेड़ देगा तुम दोनों के। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, हमने बस उसका रेप किया सर, उसको मारा नहीं सर। को इतनी बुरी तरह से तोड़ो कि सारी गर्मी निकल जाए। दोनों भाइयों ने एक ही रट लगा रखी है सर, रेप किया लेकिन मर्डर नहीं। ये दोनों हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मर्डर के चार्जेस से बच जाए। लेकिन सवाल अब भी वही उठता है कि अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं तो फिर रेवती का मर्डर किया किसने? पुलिस के सामने रेवती और उसकी बेटी पायल की हत्या की एक गुत्थी थी जो सुलझ नहीं पा रही थी। संदिग्धों की लंबी लिस्ट थी, लेकिन बिना किसी सबूतों के किसी एक को दोषी मानना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक मुश्किल यह भी थी कि हड़ताल की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी जिससे जानकारी साफ हो पाती। इसलिए पुलिस ने यह तय किया कि अर्जेंट बेसिस पर पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडीज को लखनऊ भेजा जाए। सर, पीएम रिपोर्ट आ गई। फाइनली आई गई? हाँ सर, पायल का जब मर्डर हुआ वो प्रेग्नेंट थी और सर दोनों के साथ गैंग रेप हुआ है। रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन है सर, बॉडी पे जितने भी घाव हैं वो 2 से 3 इंच गहरे हैं। तब सर जिसने मर्डर किया उसके हाथों में ज्यादा जान नहीं थी, इसीलिए इतने गहरे घाव नहीं कर पाया। मौत घाव की वजह से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई। इसीलिए पायल की बॉडी पर 50-60 वार किए गए। मिश्रा, ये काम हरीश, विष्णु या शिव का नहीं, किसी और का है। सर आपने उस दिन लाखन को नोटिस किया था, उसके हाथ बहुत कमजोर लग रहे थे। हाँ, लेकिन चलो अगर मान भी लिया जाए लाखन के पास पायल को मारने का मोटिव हो सकता है, लेकिन वो रेवती को क्यों मारेगा? जो हाथ सीधी तरह से चाय का गिलास नहीं पकड़ पा रहे थे, चाकू कैसे पकड़े? सर अगर लाखन नहीं है फिर ये मर्डर किसने किया? तो तुमने मारा रेवती और पायल को? क्यों मारा उन दोनों को? मारे को बिल्कुल अच्छा ना लगा था जब कोई हमारी मासा की बेइज्जती करता था। वो हुकुम 2 पैसे की औरत गई थी, उसने हमारी मासा को। मुझे तो उस दिन शिव और लाखन से पता चल था कि दीदी के साथ भी जबरदस्ती हुई थी। मासा गुस्से में हुकुम से बात करने घर से निकली और उसका कुछ फायदा नहीं था, इसलिए मैंने उनका पीछा किया और गौतम नगर के पास पहुंचते ही जब मासा घर ना लौटी तो पायल दीदी बहुत घबरा गई थी। वो घर से निकली और कही कि मासा को ढूंढने जा रही है, फिर वो भी वापस ना आई। फिर मैं आपके पास उसके गायब होने की शिकायत लिखवाने आया। जब मुझे पायल दीदी का फोन आया तो उसने मुझसे कही कि हम गाँव वापस जा रहे हैं। मैं बहुत खुश था, उसकी कही हुई जगह पर उससे मिलने भी गया। दीदी, तेजस्वी, कहाँ चले गए थे आप? दीदी, तारा यो क्या हाल किसने किया? ये तुझे किसने मारा? कुमार उसके भाई ने रोज जबरदस्ती करते थे मेरे साथ। मैं तो पहले भी यहाँ नहीं आना चाहता था, पर मासा ने जबरदस्ती करके मुझे झोंक दिया इस नरक में, इसलिए मार दिया दोनों को मैंने। माना कि तुम्हारी माँ रेवती और बहन पायल के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन पुलिस थी ना,
उनके गुनहगारों को सजा देने के लिए। तुम्हें इस तरह से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तेजस्वी के जुर्म कबूल करने के बाद भी पुलिस ने विष्णु और हरीश को तब तक पूछताछ के लिए रखा जब तक उन्होंने कबूल नहीं कर लिया कि हरीश ने पायल और रेवती को राजस्थान में हुई अवैध नीलामी से खरीदा था। पायल किससे प्रेग्नेंट थी ये जानने के लिए विष्णु और हरीश का डीएनए पायल के फीटस से मैच करवाया गया, जो कि विष्णु से मैच हुआ और दोनों को पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी सजा सुनाई गई। तहकीकात में पता चला कि रेवती विधवा थी और उसके रिश्तेदारों ने उसे किसी बिचौलिए को बेचा था और उस बिचौलिए ने आगे उसे हरीश को बेचा। बेशक तेजस्वी की कच्ची उम्र अपराधी और निर्दोष में फर्क नहीं कर पाई, जिसके कारण उसने अपनी ही मां और बहन की हत्या कर दी। लेकिन उस मासूम की इस मनस्थिति के लिए वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसे इस हाल में पहुंचाया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनके दिए गए निर्देशों का सही तरह से पालन करें, अफवाहों पर विश्वास न करें, डर का माहौल न फैलने दें। हमें पूरा विश्वास है कि हम सब एक साथ मिलकर इस आपदा को जड़ से मिटाने में सफल रहेंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के केस में हम देखेंगे होली के दिन शुरू हुआ अपराध का ये खेल कैसे इंसानी रिश्तों को जज्बात के भंवर में उलझा देता है और एक के बाद एक कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। गुलाल का रंग भी लाल होता है और खून का रंग भी लाल। गुलाल को जब हवा में उड़ा दिया जाता है तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है, लेकिन वहीं जब खून बहता है तो जिंदगी हाथ से फिसल जाती है। होली है! होली है! होली है! होली है! होली है! लो बन गई चोरी। ये क्या किया तुमने? अरे जिससे ब्याह करना होता है ना, उसी के माथे पे गुलाल डालते हैं। तो कर लेंगे ना ब्याह। डरते थोड़ी है किसी से। बेगम, होली मुबारक। आपको भी होली मुबारक। आप मेरे त्योहारों का भी कितना ख्याल रखते हो ना। देखो ना, मेरे लिए होली भी खेल रहे हो। तेरे लिए तो कुछ भी। हैप्पी होली। हैप्पी होली चल जा। हैप्पी होली। माँ, छोटा भैया कब आएगा? अभी तो बस 2 ही महीने हुए, 7 महीने बाद आएगा। माँ, मैं छोटे भैया को भी कलर लगाऊंगा। राजू आया। अरे राजू, होली की शुभकामनाएं राजू, जीते रहो। होली की शुभकामनाएं साहब। हैप्पी होली राजू। हैप्पी होली सोनू। राजू, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम अभी भी स्कूल जा रहे हो या चाय के ठेले पे दिन भर काम करते हो? रोज स्कूल जाता हूँ साहब। आपने इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, छुट्टी कैसे मार सकता हूँ? अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे इस महीने की फीस जमा करनी थी ना। मैं कल ही जाके देता हूँ, ठीक है? अब बातें हो गई हूँ तो चलो मिठाई खिलाती हूँ। चलो। मिठाइयाँ आ गई हैं इंजीनियर साहब। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको भी। हम सब ठेकेदारों की तरफ से जरा मुंह मिठा के दीजिए। मखीजा जी, आप जानते हैं मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ये मैं ले नहीं सकता। साहब, आपकी सख्त रिपोर्ट की वजह से किसी भी ठेकेदार का बिल पास नहीं हो रहा है। हमारे बीवी बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे साहब। देखिए मखीजा जी, काम सही कीजिए, रिपोर्ट अपने आप सही बन जाएगी। बस
अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना सर, वरना क्या वरना? ना मजबूरन हमें कुछ करना पड़ेगा सर। ये देखिए, मुझे धमकाने आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुझे तो मैं देख लूंगा, यहाँ से तुझे मैं देख लूंगा। विनय, तुम जानती हो ना मैं रंग नहीं खेलती। मेघला, मैं यहाँ तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। मखीजा आया था। ओह नो, अगर वो पिक्चर्स बाहर आ गए तो ऑफिस में इंक्वायरी बैठ सकती है। मेरा सारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि प्रमोशन भी रुक सकता है, और ऊपर से घर परिवार टूट जाएगा सो अलग। विनय, हमें कुछ करना चाहिए। डोंट वरी, चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। रिलैक्स। मैं चलता हूं। रानी, मेरी मॉम से दूर रहना, वरना सर फोड़ दूंगा। तू मेरी बहन को नजर उठा के देखेगा? हाँ, उसके माथे पे गुलाल भरेगा? रुक जाओ। अम्मा, ये हमारे रेवती पर गुलाल डाला है और कह रहा ना उससे बाहर जाएगा। संग्राम, संग्राम, ये उन लोगों की परंपरा है, और आज के दिन ना तुम अपने दिमाग को जरा ठंडा रखो। अरे आज खून से नहीं, रंगों से खेली जाती है, समझे? आप सब लोग अपने घर जाइए और खुशी से होली मनाइए। अम्मा जी, आपकी बेटी को उसने फिर भी आपने उसे छोड़ दिया। अगला चुनाव विधायक के लिए, हर चीज ठंडी करके खानी चाहिए। इस महाधुप को गांव के बाहर तो निकलने दो, फिर बताते हैं इसे। फाइल लागू जीजा जी। शैलजा दीदी कहाँ है? जी मैं रेवती, शैलजा दीदी की छात्रा हूँ। वो हमारे गांव आती थी ना पढ़ाने, तभी से उनसे जान पहचान हुई। मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। शैलजा जी आ रही हूँ। अरे रेवती, प्रणाम दीदी। खुश रहो। वो कॉलेज का फॉर्म भरने इंदौर आई, पर मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं, इसीलिए आपके पास चली आई। वैसे दी, आप जो फोटो दिखाए थे, जीजा जी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अकेले कैसे आने दिया? 18 साल की हो गई हूँ, कहीं भी अकेले आ जा सकती हूँ। नहीं दी, मेरा पेट भर गया। अच्छे से खा लो, कॉलेज बहुत दूर है। अच्छा तुम जा कैसे रही हो? अरे मैं ऑफिस जाते समय कॉलेज छोड़ दूँ। ठीक है, चलो सोनू, तुम भी जल्दी से खाओ। हेलो, मखीजा ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक मैसेज डाला है कि आज 12 बजे तक सरकारी अफसरों के छुपे हुए रिश्तों का बड़ा खुलासा होने वाला है। गॉड,
ये खुलासा किसी और का नहीं निकला, हम दोनों का होने वाला है। ये पक्का हम दोनों के पिक्चर्स नेट पे अपलोड करने वाला है। कुछ करो विनय, नहीं तो। निकला, यू डोंट वरी, आई विल गेट हिम। नमस्कार नमस्कार। हैप्पी होली सर। होली मुबारक हो। सर हमारी होली तो सबकी होली खत्म होने के बाद ही होती है। आई नो। आप एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या फोन किसने किया था? मैंने। पूरा घर चेक करो, बॉडी का पंचनामा करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर विनय कुलश्रेष्ठ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। होली के दिन विनय के साथ इनका झगड़ा हुआ था, विनय ने इनको धमकाया भी था। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सर ये फोटो देखिए, ये विनय और विनय के सीनियर कॉलीग मेखला, मैं इन दोनों को जानता हूँ। पूरा गांव छान मार, वो जहां भी दिखे उसे लेकर आ अभी इसी वक्त। जा। जी अम्मा जी। माँ, रेवती गहने और पैसे भी लेके भागी है। संग्राम, गहने बनवाए जा सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, खेतों में बीज डालेंगे ना तो सोना उगेगा, लेकिन बात यहाँ से पैसों या गहनों की नहीं है, बात है हमारी इज्जत की। इसलिए उसे ढूंढ कर लेकर। ठीक है अम्मा। अच्छा, वो पैसे और गहने लेके आई हो? मैं अपने और माँ दोनों के गहने और पैसे लेकर आई हूँ। ये देखो, ये और ये रहे गहने, ये देखो। लेकिन ना इतने सारे गहने यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, ये सारे गहने बेच के ना पैसे लेके आता हूँ, फिर तुम्हारे नाम से बैंक में एक खाता खोलेंगे और सारे पैसे उसमें जमा कर देंगे। अच्छा सुनो ना। हाँ? मेरे ना अभी एक भाई आ रहे हैं, उन्होंने ही हमारी रहने की व्यवस्था की है। मैं एक काम करता हूँ कि गहने बेच के ना पैसे लेके आता हूँ, और तुम्हें भूख भी लगी होगी ना। हाँ। तो तुम्हारे लिए समोसा और जलेबी लेके आता हूँ। ठीक है? अच्छा चल आता हूँ। सर आप विनय कहाँ है? ऑफिस गए हैं। क्यों सर, क्या हुआ? वो ऑफिस पहुंचे नहीं, उससे पहले ही कहीं और चले गए। आपको मालूम है कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद सुबह से टेंशन में हूँ। उन्हें कई बार फोन मिलाया पर उनका फोन ऑफ जा रहा है। वो कभी ऐसा नहीं करते, मगर आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? ठेकेदार मखीजा का मर्डर हुआ, वहां से विनय का आईडी और मखीजा के फोन में विनय की ये फोटो मिली। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विनय मुझे इस तरह धोखा देंगे। शैलजा जी, मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही है। विनय अगर घर वापस आते हैं या उनसे कोई कांटेक्ट होता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। माधु ने भेजा है। जी आइए। बैठिए। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, अपना इंतजाम हम खुद कर लेते हैं। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। ये क्या कर रहे हो? महादू आता ही होगा, उसी से बात करना। अरे माधु क्या आप कंचे खेलने आएगा? आओ। अरे मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती अपनी होने वाली भाभी के साथ? अरे किसकी भाभी?
तेरे वास्ते रोकड़ा पैसा दिया है माधु को। झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, कोई लड़की को लाल कपड़े में जाते हुए देखा गया यहाँ पे? हाँ, अभी अभी एक लड़की ऑटो में बैठकर उस तरफ गई है। बताइए, आपका विनय के साथ क्या रिश्ता था? प्रोफेशनल। तो फिर आपकी और विनय की इंटीमेट पिक्स मखीजा के फोन में कैसे आई? ये तो आपको उसी से ही पूछना चाहिए। मखीजा अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। ये मखीजा मरा कैसे? कहीं आप नहीं तो? मैं मखीजा को क्यों मारूंगी? क्योंकि आपकी और विनय की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पिक्स मखीजा के फोन में थी। हो सकता है उसने आपको धमकी दी हो या ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए विनय के साथ मिलकर मार डाला। विनय कहाँ है? पता नहीं, आप चाहे तो मेरा CDR मंगवा के चेक कर सकते हैं। मैं घर पर ही थी। काफी स्मार्ट गेम खेल रही हैं आप। आपका CDR तो ठीक है, जरा ये आपके घर के सामने लगे CCTV की फुटेज देखिए। आपके बेटे रोनी की विनय के साथ क्या दुश्मनी थी? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी की गृहस्थ जीवन में। ये सब कैसे हुआ बेटा? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह तो ये ऑफिस के लिए निकले थे और रेवती को कॉलेज छोड़ना था। रेवती कौन है? नानखेड़ा से आई थी माँ। नानखेड़ा? कौन है तुम लोग? रोनी, विनय कहाँ है? हाउ वुड आई नो सर? तुमने उसकी कार की हेडलाइट तोड़ी थी, उसे धमकाया भी था। किस लिए? वो हमारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। तो उस पर्सनल प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए विनय के साथ कुछ किया नहीं ना? नहीं सर। मखीजा का मर्डर कैसे हुआ? आई डोंट नो। तुम्हें गुस्सा तो मखीजा पे भी होगा, क्योंकि उसके फोन में वो पिक्स जो थी। हेलो, मेरे बच्ची को उठा के ले गए साहब। कौन लोग थे? बड़े अजीब लोग थे, मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। रेवती के बारे में पूछ रहे थे। रेवती कौन? किसी नानखेड़ा गांव से आई थी। दामाद जी उसे कॉलेज छोड़ने गए थे। दामाद जी तब से ही गायब है। मेरे बाल बच्चे बहुत खतरे में हैं। उनकी जान को खतरा है साहब। आप उनकी मदद कीजिए जल्दी। मेरी बेटी पेट से है। विजय, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन, चेक नाके, टोल नाके, हर जगह इन्फॉर्म करो। नाकाबंदी होनी चाहिए, हर गाड़ी चेक होनी चाहिए। और बाहर गेट का जो CCTV है उसकी फुटेज निकालो। ये फोन किसका है? मेरी बेटी शैलजा का। विजय, इसके मैसेजेस और कॉल लॉग चेक करो, हो सकता है कोई लीड मिले। जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पहले मखीजा का मर्डर हुआ, फिर विनय गायब हुआ, और अब विनय के बीवी और बेटा। कहीं ये सब विनय का किया धरा तो नहीं है? मखीजा का मर्डर करके अपनी फैमिली को यहां से निकाल के धीरे धीरे गायब होने की कोशिश कर रहा। रेवती नानखेड़ा गांव से थी, और ये लोग भी गांव खेड़े के ही लग रहे हैं, चेहरे ढके हुए हैं। कहीं सबके तार रेवती से जुड़े तो नहीं है? विजय, नानखेड़ा पुलिस से रेवती के बारे में और जानकारी निकालो। सर, एक चीज नोटिस की आपने? दिखा रहा हूँ, ये देखिए, गाड़ी में नंबर प्लेट ही नहीं है। जितने भी चेक नाके हैं सबकी CCTV फुटेज चेक करो। देखो ये गाड़ी कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरी है। सब
अम्मा जी प्रणाम। वो इंदौर पुलिस ने हमें पूछताछ करने के लिए कहा कि आपकी बेटी रेवती कैसी है और कहाँ है। रेवती, ये रही रेवती। दरोगा तुमसे मिलना चाह रहे थे, पूछ रहे थे तुम हो कैसे, ठीक हो ना तुम? हो गई तसल्ली? जी अम्मा जी, हो सकता है इंदौर पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हो गई है। ठीक है, चलता हूँ। प्रणाम। आज से यही अपना घर होगा। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे ही हम अपना आशियाना बनाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ के लिए कुछ सामान खरीदना होगा। तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरा पार्टनर है बिलाल, उसकी बीवी है बिल्लो भाभी, वो तुम्हारी खरीदारी में मदद कर देंगी। वक्त गुजरता गया। पुलिस उधेड़बुन में थी कि आखिर विनय, उसकी पत्नी शैलजा और बेटा सोनू कहाँ हैं और रेवती की सच्चाई क्या है। तहकीकात में कुछ दिन गुजर गए। बहुत सारे सबूतों की और संदिग्धों की जांच पड़ताल की गई, लेकिन सारे सवाल वैसे के वैसे थे। न मेखला कुछ बोल रही थी और न ही रोनी। अब तो इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि मखीजा का हत्यारा कौन था। विनय और उसके परिवार के साथ क्या हुआ? क्या वो कहीं भाग गए थे या उन्हें अगवा किया गया था, या फिर वो जिंदा भी थे या नहीं? सर, शैलजा के मोबाइल पे रेवती का एक मैसेज आया है। मैसेज में लिखा है, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। रेवती। कहीं ये वो नानखेड़ा वाली रेवती तो नहीं है? नहीं सर, ये कोई और रेवती है, क्योंकि नानखेड़ा वाली रेवती अपने घर पे है। और वैसे भी ये मैसेज मुंबई के मोबाइल नंबर से आया है। तो मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो और उन्हें रेवती और इस केस की पूरी जानकारी दो। सर, विनय ने उस दिन रेवती को कॉलेज के बाहर छोड़ा था ना? जी सर। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज आई? यस सर। ये कॉलेज गेट की सीसीटीवी फुटेज है। ये तो कॉलेज के अंदर गई ही नहीं, ऑटो में बैठ के चली गई। और जो आदमी ऑटो में बैठा है वो कौन है? इस ऑटो का नंबर नोट करो और ऑटो वाले को ढूंढ के निकालो। सर। हाँ सर, इस लड़की को मैंने नए बाजार में छोड़ा था। ऑटो में बैठा ये लड़का कौन था? सर, बातों से तो लग रहा था इसका दोस्त था। विजय, इस फुटेज से रेवती की एक फोटो लो। सर। सर, यहीं उतारा था, वहां दोनों अंदर गए थे। सुनिए, ये लड़की यहाँ आई थी? जी साहब, ये एक लड़के के साथ में आई थी। बाद में लड़का तो चला गया, फिर ये लड़की भी भाग गई। अगर नानखेड़ा की रेवती अपने घर पे है तो फिर ये रेवती कौन है? और वो लड़का कौन हो सकता है जो इसे यहाँ लेके आया था? और फिर वो रेवती जिसने मुंबई से शैलजा के फोन पे मैसेज किया था। टोटल 3 रेवती हैं और तीनों किसी न किसी तरीके से इस केस से जुड़ी हुई हैं। आसपास चेक करो, देखो शायद कोई क्लू मिले। सर। लकी टेलर। सर, शर्ट पे लकी टेलर का लोगो है। अरे लकी टेलर तो काफी फेमस है, मुंबई 6 में है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। टेलर से चल के बात करते हैं। सर। मुंबई में अचानक मुंबई पुलिस को एक अनजान आदमी की लाश मिलती है और सवाल ये उठता है कि क्या इस केस के तार भी इंदौर केस से जुड़े हुए थे? इंदौर पुलिस पहले ही मखीजा की हत्या, विनय और उसके परिवार की गुमशुदगी और 3 रेवतियों की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी। क्या मुंबई में मिली अनजान लाश इन सभी केसेस को और भी पेचीदा बना देने वाली थी?
या फिर अभी एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो इन सभी समीकरणों को बदल देने वाला था? सर, ये तो कोई महादू है, नंदखेड़ा गांव से। मनखेड़ा गांव से तो रेवती भी है। विजय, इसकी एक फोटो लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर। हाँ सर, यही लड़का था सीसीटीवी वाली लड़की के साथ। हाँ सर, यही लड़का था जो रेवती के साथ आया था। विजय, मानखेड़ा के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, हम महादू के घर पूछताछ के लिए आ रहे हैं। सर। हमें मालवानी के पास एक लाश मिली है जिसकी शर्ट पर आपकी दुकान का टैग है। जो भी शर्ट आप बनाते हैं उन सभी शर्ट्स पर 3 अलग अलग रंगों के बटन लगाते हैं आप? नहीं साहब। तो फिर ये क्या है? ये तो बिलाल। कौन बिलाल? इलेक्ट्रिशियन है, उसी ने तो हमारे दुकान का फिटिंग किया था, उसे ही ये सब शौक है। कहाँ रहता है ये? ये बिलाल का घर है? जी साहब, लेकिन 2 दिन से वो घर नहीं आया। मैं पुलिस स्टेशन आने वाली थी। क्या हुआ साहब? हमें एक डेड बॉडी मिली है और बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है। यह है बॉडी का फोटो। बिलाल, ये क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। देखिए, हम आपका दुख समझते हैं लेकिन तहकीकात तो करनी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, बिलाल की किसी से कोई दुश्मनी थी? मतलब किसी से कोई झगड़ा कभी? नहीं साहब, अपने काम से काम रखता था। ये बिलाल काम क्या करता था? उसका कोई दोस्त था जो उसके ज्यादा करीब हो? हाँ साहब, वो पिछली गली में शाम रहता है ना, उसके साथ काम करता था। जी। हाँ साहब, ये हमारा बेटा महादू है। इसकी गलत हरकतों के कारण मैंने इसे घर से निकाल दिया था साहब। क्यों? ऐसा क्या हुआ? कोई काम धाम ही नहीं करता था, बस ताली पी के पड़ा रहता था साहब। आपको क्या लगता है उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा? यहाँ गांव में तो नहीं साहब, पता नहीं इंदौर में किसी से दुश्मनी हुई हो। तो उसने आपसे कभी संपर्क तो किया होगा, कभी कुछ बताया कि उसको किसी से खतरा है या ऐसा कुछ? नहीं साहब, हमारी उससे कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाएगा आपको इत्तला करेंगे, आप बॉडी क्लेम कर सकते हैं। जी सर। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अजय, इनके घर पर नजर रखना और गांव में महादू के बारे में और पता करो। जी सर। अच्छा, ये रेवती भी इसी गांव की है ना? जी सर, वो घर पे ही है, मैंने खुद जाके चेक किया। ठीक है, आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन मिले हमारे साथ शेयर कीजिए। सर। यही घर है साहब, वो शाम का यही घर है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। थोड़ा सा सर। लगता है घर खाली करके ये लोग कहीं चले गए। पूरे घर की तलाशी लो। सर। उधर चेक करो तो। माने सर, ये खून के धब्बे लग रहे हैं मुझे। फोरेंसिक टीम को बुलाओ और ये ब्लड पार्टिकल बिलाल की डेड बॉडी से मैच करके देखो, हो सकता है ये उसी का ब्लड हो। दाल में कुछ काला तो है। पहले मखीजा का मर्डर हुआ, फिर विनय गायब हुआ, सोनू और शैलजा गायब हुए, फिर महादू की हत्या हुई, पर वो है कौन? और इन 3 रेवती का इस केस से क्या कनेक्शन है? रेवती और शाम के रूम में मिले खून के धब्बे आपके पति बिलाल के ही हैं। साहब, ये रेवती और शाम ने मेरे शौहर को मारा है, आप इन दोनों को जेल में ठूस दो। हमने शाम का फोन सर्विलेंस पे डाल दिया है, जैसे वो फोन ऑन करेगा पकड़ा जाएगा। आपके पास रेवती का कोई नंबर है? नहीं साहब। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये रेवती है कौन, ये आई कहाँ से?
और इसका इंदौर की शैलिजा से क्या रिश्ता है? एक मिनट। जय हिंद। जय हिंद। मैंने आपको यह बताने के लिए कॉल किया है कि रेवती ने जिस नंबर से शैलजा को मदद मांगने के लिए मैसेज भेजा था, वो नंबर एक्चुअली मुंबई के बिलाल का है, लेकिन अभी उसका मर्डर हो चुका है। और बिलाल के मर्डर में हमारे सस्पेक्टेड क्रिमिनल बिलाल का एक दोस्त है श्याम और उसकी गर्लफ्रेंड रेवती हैं, और अभी ये दोनों ही फरार हैं। मैं आपको शैलजा केस से जुड़ी रेवती की फोटो दिखाता हूँ, आप देख के बताइए कि बिलाल केस से जुड़ी रेवती सेम है या अलग है। ये देखिए, ये देखिए, यही वो रेवती है जो श्याम के साथ रहती थी। हाँ सर, यही है रेवती, और इन दोनों ने ही मिलकर मेरे पति को मारा है। तो शैलजा के घर आई रेवती ही मुंबई गई थी, इसका मतलब है रेवती नंबर 2 और 3 सेम है। तो क्या इसी रेवती ने महादू की हत्या की यहाँ इंदौर में और वहां मुंबई जाके बिलाल की हत्या की? खैर, आपको अगर रेवती मिलती है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। श्योर। जय जय। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सर। आपका शक बिल्कुल सही निकला। माखीजा के मोबाइल में विनय और मेखला के जो पिक्चर्स मिले थे, वो हमारी टीम ने बहुत डिटेल में स्टडी किया। उसमें माइक्रो लेटर्स में उस मोबाइल कंपनी का वाटरमार्क है जिसमें पिक्चर्स खींचे गए थे, लेकिन पिक्चर्स खींचने वाले ने ब्लूटूथ के जरिए पिक्चर्स ट्रांसफर किए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पिक्चर्स क्लिक किसने की? मेखला के ड्राइवर ने। तुम मेखला के ड्राइवर हो? जी सर। ये फोटो तूने क्यों क्लिक की? सर बताता हूँ सर, मैम कहाँ जाती कब किधर जाती मुझे सब पता होता था। मखीजा सर ने मुझे पैसे दे के बोला मेखला मैम पर विनय सर पे तुम नज़र बनाए रखो, उन्हें ही सर अपनी ठेकेदारी में इस काम की ज़रूरत थी। सर मैंने चुपके से दोनों का फोटो क्लिक किया और मखीजा सर को दे दिया। सर सर इसके कॉल डिटेल्स आ गए। जिस वक्त मखीजा का मर्डर हुआ था तो उसके घर के आसपास क्या कर रहा था? कहीं तूने ही तो मखीजा का मर्डर नहीं किया? नहीं साहब, मैं तो मेखला मैम को लेके गया था। लेकिन सर मखीजा के मर्डर के समय मेखला का फोन तो उनके घर पे था। मेखला का फोन घर पे था, मेखला घर पे नहीं थी। कहाँ गई थी आप? मैं अपने घर पर ही थी। आपके ड्राइवर ने बयान दिया है कि उस दिन वो आपको मखीजा के घर लेके गया था। मेखला जी, आपके घर से लेकर मखीजा के घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं, हमने सबकी फुटेज मंगवाई है। किसी न किसी सीसीटीवी में आप कैप्चर हो जाएंगे। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, यहाँ तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स पुलिस की मार सह नहीं पाते और सच उगल देते हैं। और सोच लीजिए आपका क्या होगा। नीतू, इन्हें तब तक मारो जब तक ये सच न बोले। मैं सब सच बताती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने मखीजा को जानबूझकर नहीं मारा। उसने दोपहर 12 बजे सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमारे पिक्चर्स वायरल करने की बात लिखी थी। मैं डर गई थी। उससे यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं उसके घर पर गई, लेकिन उसने वहां बदतमीजी की। मैं बहुत गुस्से में आ गई और वहां मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ये सोच लिया कि जो होना था सो हो गया। मुझे एक आइडिया आया, अगर इस मर्डर का ब्लेम विनय पे आता है तो उसकी वाइफ को हमारे रिश्तों के बारे में पता चलता और वो उसे छोड़ देती, फिर मैं विनय के साथ शादी कर पाती। मैंने विनय को प्रमोशन देके उसके लिए एक आईडी कार्ड बनवाया था। उसे सरप्राइज देना चाह रही थी, तो वही आईडी कार्ड मैंने मखीजा के डेड बॉडी के पास रखा। आपने अपने ही बॉयफ्रेंड को मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की? वो तो बस थोड़े दिनों के लिए ही फंसा ना, क्योंकि वहां पर ना तो विनय की फिंगरप्रिंट्स थे और ना ही कोई सबूत था, क्योंकि विनय वहां पर गया ही नहीं था और उसने मर्डर किया ही नहीं था। तो वो बस थोड़े दिन में ही बच निकलता। अभी कहाँ है विनय? यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि विनय खतरे में है। प्लीज उससे बचा लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना कुछ होने के बाद भी विनय ने शादी से मना कर दिया और आपने उसे मार डाला और उसके परिवार को अगवा करके उनके साथ भी कुछ भला बुरा किया? मैंने सिर्फ मखीजा को मारा है और वो भी एक्सीडेंटली। अलग अलग हादसों से जुड़ी रेवती नंबर 2 और रेवती नंबर 3 अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही रेवती है। इस हैरत अंगेज सच के सामने आने से इस केस में एक बड़ा उलटफेर हो गया। सारे बिखरे हुए पहलू एक दूसरे से जुड़ गए और होली के दिन शुरू हुई अपराधों की ये कड़ी
पुलिस के सामने खुलने लगी। अब जरूरत थी उन सभी अपराधियों को पकड़ने की, विनय और उसके परिवार को बचाने की। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। मिशन रिस्की था, लेकिन रिस्क तो पुलिस की ड्यूटी का एक अहम हिस्सा है। और इसी दौरान पुलिस को एक अहम खबर मिली। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हमने रेवती को पकड़ लिया है। रेवती, तुम्हारे चक्कर में इतने सारे कांड हो गए, अब सब कुछ साफ साफ बताओ। तुम दोनों ये बताओ कि बिलाल को क्यों और कैसे मारा। हमने बिलाल को मार के उसकी बॉडी झाड़ियों में फेंक दी। तुम नामखेड़ा के महादू के साथ यहाँ इंदौर में क्या कर रही थी और शैलजा के घर कैसे पहुंची? सर, मैं नानखेड़ा की सरपंच अम्मा जी की बेटी हूँ। क्या? जी। फिर मैं श्याम की मदद से इन सब से दूर मुंबई चली गई। तो तुम सिर्फ थोड़ी देर छिपने के लिए शैलजा के घर गई थी और फिर मुंबई चली गई। यहाँ पहले विनय गायब हुआ, फिर शैलजा और सोनू गायब हुए, महादू का मर्डर हो गया। क्या शैलजा दीदी की पूरी फैमिली गायब हो गई? हे भगवान, कहीं मेरी अम्मा जी को ये पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके घर में आश्रय लिया था और अम्मा जी ने तो उन्हें चल बाहर निकल। अरे कौन है तुम? चल बाहर। रेवती कहाँ? उसे तो मैंने कॉलेज के गेट पे छोड़ दिया था। मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ? आपके घर की तलाशी लेनी है, वारंट दिखाओ। ये आज की सरपंच और आने वाले कल की विधायक जी का घर है। यहाँ वारंट कुछ नहीं चलता। चलो निकलो यहाँ से। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर पुलिस के काम में दखलंदाजी की तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। ए दरोगा, क्यों मेरे हवेली की तलाशी लेना चाहते हो? आपकी बेटी रेवती कहाँ है? तो घर पे। बुलाइए। रेवती, ये है ना आपकी बेटी रेवती। आप समझिए आप कि आपके घर की तलाशी क्यों लेनी थी। तलाशी लो पूरे घर की। सर, विजय, अब बताएंगी महादू को कैसे मारा? मुझे नहीं मालूम। नीतू, सबके सामने मारो इसे। सब मैंने मारा। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल था, इसलिए मार दिया। अजय, अंदर डालो इन्हें और इतना मारो कि सपने में भी लॉकअप दिखाई दे, क्योंकि ये सिर्फ खूनी और अपराधी नहीं है, वैसी है जिन्होंने एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा अत्याचार किया है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया। और अम्मा जी, पूरी कोशिश करूंगा कि कानून आपको कम से कम फांसी की सजा तो दे। आप सब भी जाइए यहां से। देखा रेवती, तुम्हारे एक झूठ में कैसा खेल रच लिया। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हारे उस एक झूठ ने कई जिंदगियों का सच बदल दिया। विजय, इसे भी ले चलो। पुलिस ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के साथ अपराधियों को कोर्ट में पेश किया
और उन्हें सजा दी गई। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। अम्मा जी और संग्राम ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर जो अपराध किए, उसका समर्थन करने वाले बहुत से लोग इस समाज में मौजूद हैं, जो आज भी ये नहीं मानते हैं कि जन्म और जात पात का भेदभाव करना गलत है। हम सब इंसान ही हैं, और जिस दिन हम किसी भी इंसान को उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से जज करना शुरू करेंगे, तो शायद उसी दिन से बहुत सारे अपराध अपनी जड़ से ही मिट जाएंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन करें, अफवाहों पर विश्वास ना करें और डर का माहौल ना बनने दें। हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्द एक साथ मिलकर इस आपदा को जड़ से मिटाने में सफल रहेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।